जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आदरणीय जस्टिस उमेश चंद्र जी माहेश्वरी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सम्माननीय उमेश चंद्र माहेश्वरी साहब से अनुरोध करूं। हम संपूर्ण विश्व का सुख चाहते हैं, संपूर्ण विश्व परिवार का सुख चाहते हैं और सब सुखी हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। इसी भावना के साथ मैं आयोजकों को और यह मंच हैंडओवर करता हूं। वे संबंधित चिकित्सकों से हम सबको मार्गदर्शन दिलवाकर हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पंकज अटल टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स की ओर से कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन किया। मैं आदरणीय पंकज अटल जी से अनुरोध करूं कि वे आज के इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्या, किस सोच से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की टीम का गठन किया और पूरे प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया। पंकज अटल जी अपने इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। डॉक्टर पंकज अटल जी। सभी को जय श्री कृष्णा। कि कोई एक सोच होती है, उस सोच के कारण ही हम लोग किसी काम को करने की मेहनत करते हैं, जज्बा रखते हैं। और इस कड़ी में मेरे लिए प्रेरणास्पद रहे भाई योगेश जी मुंद्रा जो डॉक्टर साहब हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए अपने पूरी टीम का, पूरे समाज बंधुओं का सादर सादर नमन करता हूं और इस भावना के साथ कि आने वाले समय में हम लोग इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आगे समाज की सेवा करते रहेंगे। और डॉक्टर्स जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनके माध्यम से हमारे एक भी समाज बंधु को, एक भी राष्ट्रीय बंधु को इस बीमारी से ग्रसित नहीं होने देंगे। अगर हो गए हैं तो उन्हें हर हाल में ठीक करने का और उन्हें सही करके घर पहुंचाने का माजदा रखते हैं और ये कोशिश करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी डॉक्टरों का शत शत नमन करता हूं, मेरे साथियों का नमन करता हूं। जय महेश, जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में हमारा मार्गदर्शन करने आ रहे हैं महाराष्ट्र से डॉक्टर अतुल काबरा जी, जो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट से के लिए जाने माने डॉक्टर हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। डॉक्टर अतुल काबरा जी ने बड़े सहृदय होकर हमें आज समय दिया है, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और मैं डॉक्टर योगेश मुंद्रा जी से अनुरोध करूं कि वे प्रश्नों को डॉक्टर काबरा साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद अजय जी। डॉक्टर अतुल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आप ऑडिबल हैं। सर, जो हम लोग देख रहे हैं करंट सिचुएशन में क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, जो आईसीयू मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जो सेकेंड वेव है उसमें काफ़ी मरीज जो हैं जो फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में आईसीयू में एडमिट हुए हैं। बीच में इंडिया में इतनी आईसीयू की किल्लत आ गई थी, आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे में आपने जो क्रिटिकल केयर में जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है सर, उसका मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका नॉलेज शेयर करेंगे सर आप सभी दर्शकों के सामने। एंड सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि जो कंडीशन मरीज की माइल्ड सिम्टम्स से मॉडरेट सिम्टम्स में, जो कि बहुत कम लक्षण, जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार से एक सीवियर सिम्टम्स में, सीवियर कंडीशन में तब्दील होते हैं, तो वो कैसे पहचानी जाएगी और मॉडरेट से सीवियर कैसे हुई जाएगी? तो सर, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद योगेश जी। ये आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक मिनट के लिए दूसरा कुछ बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं महाराष्ट्र नांदेड़ या श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 2 ज्योतिर्लिंग परली वैजनाथ, औंढा नागनाथ और संतों की भूमि से आप सभी को नमन करता हूं। मैं गत 20 सालों से यहाँ पे आईसीयू और एनेस्थेशिया की प्रैक्टिस करता हूं नांदेड़ में। मेरे 3 हॉस्पिटल्स है, ऑलमोस्ट 50 आईसीयू बेड्स है बाकी बेड्स के अलावा। और एमपी माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स ग्रुप का जो है, मैं अभिवादन करता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, जो अभी पूरे समस्त विश्व में जो महामारी चल रही है उसके लिए। एलोपैथी में योगेश जी आप जानते हैं, और सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी उपचार प्रणाली एविडेंस बेस्ड होती है। यानी कि हम जब भी कोई ड्रग लाते हैं या कोई ड्रग हम पेशेंट में यूज करते हैं, तो इसके विभिन्न देशों में हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और उसी के बाद इस्तेमाल की जाती है।
लेकिन हम पहली बार कोविड में ऐसा देख रहे हैं कि हम प्रोटोकॉल्स को साइडलाइन कर रहे हैं और काफी मल्टीपल ड्रग्स, अलग अलग एम्पिरिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट और काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना अपना कुछ प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं, सब लोग अपना अपना कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। कॉमनली फॉलोड प्रोटोकॉल के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगा। कोविड को बेसिकली हम एक थ्रोम्बोएम्बोलिक वैस्कुलाइटिस कहते हैं, यानी कि सादे शब्दों में अगर कहे तो ये बॉडी के कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पे प्रॉब्लम करता है जो नाक में, गले में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट, लिवर और किडनी में होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स जिसको है, और खून की गुठलियां करता है, और वही ये सब कोविड में पेशेंट के सीरियस होने के प्रॉब्लम की जड़ है। कोविड के, अब आपके प्रश्न की तरफ आता हूं मैं। कोविड के साधारण खाली 10 से 20% लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन या एडमिट करने की जरूरत महसूस होती है। बाकी सारे पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स, आप ध्यान दीजिए, 80 to 90% पेशेंट्स यह घर पे ही होम आइसोलेशन या गवर्नमेंट के किसी क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर में ठीक हो रहे हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो अभी पूरे दुनिया में बच्चा बच्चा जान गया है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, D3 वगैरह सब, ये तो, और इसका एक फायदा भी हुआ है, जो केमिस्ट और बाकी सब जनरल लोगों ने लेना चालू किया, उसी से फर्स्ट वेव कंट्रोल में भी आया है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम एक बेसलाइन ब्लड टेस्ट करते हैं योगेश जी, और ब्लड टेस्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं उसके क्या सिम्टम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट होम क्वारंटाइन के लायक है क्या, और उसको हम हमारे कांटेक्ट में ही रखते हैं, उसके पैरामीटर्स देखते हैं। लेकिन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको कि होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन पे ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए? ऐसे पेशेंट जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी डायलिसिस पे है, या फिर जिसके ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग होम क्वारंटाइन एडवाइज नहीं करते। और एक प्रॉब्लम है जो लोग प्रॉब्लम नहीं समझते, और वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा वाले पेशेंट्स में एक स्लीप एपनिया नाम की भी चीज काफी कॉमनली देखी गई है, यानी कि रात में उनका सैचुरेशन नॉर्मली ही ऑक्सीजन डाउन होता है। तो कोविड के साथ ये डाउन ऑक्सीजन में उनको और भी मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अनजाने में, और वो पेशेंट सीरियस हो सकता है, जिसको कि हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं हमारे शब्दों में, कि पेशेंट का ऑक्सीजन कब कम हुआ है उसको पता ही नहीं चला। तो माइल्ड सिम्टम्स वाले कौन से पेशेंट्स होते हैं कि जिनको हम एडमिट नहीं करते? जिनका कि अब पल्स ऑक्सीमीटर सभी पेशेंट्स घर पे खरीद लेते हैं, जिनका ऑक्सीजन परसेंट 94 से ज्यादा है, जिनको पिछले 3 दिनों में कोई फीवर नहीं आया है, रेस्पिरेटरी रेट यानी 1 मिनट में एक सामान्य आदमी 12 से 14 या 16 बार सांस लेता है, जिसका सांस 18 या 20 बार से ज्यादा चल रहा है, और जिसको कि कोई दूसरे कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, यानी कि दूसरे बीमारियां पहले से नहीं है, जैसे डायबिटीज, किडनी के, हार्ट के, मोटापा वगैरह नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग माइल्ड केसेस कहते हैं। फिर इसका अपोजिट साइड आता है, जैसे कि जिस पेशेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज 93 से कम हो रहा है, कंटिन्यूस 3 दिन बुखार आ रहा है और ये बुखार 100 के ऊपर जा रहा है, या फिर उसका सांस बढ़ रहा है, दम लग रहा है, बातचीत में तकलीफ हो रही है, ऐसे पेशेंट को हम लोग एडमिशन हॉस्पिटल हमारे सुपरविजन में रखना चाहते हैं, रूम में ऑक्सीजन वाले बेड पे। यही पेशेंट का 4th या 5th डे, इससे पहले भी झंवर साहब ने शायद बताया था कि सीटी स्कैन के बारे में, या डॉक्टर आयुषी ने बताया था, 4th या 5th डे के बाद सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में अगर स्कोर कम है, एक बात तो मैं सभी हमारे यहाँ पे उपस्थित और जुड़े हुए लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल ये 2 अलग चीजें होती है। सबसे पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, और जो एक्सरे सीटी स्कैन में होता है वो डिलेड होता है, और एक्सरे में रिकवरी भी लेट होती है और पेशेंट पहले ठीक हुआ हुआ दिखता है। तो सीटी स्कैन में अगर स्कोर कम है तो वो पेशेंट को माइल्ड समझा जाता है, और जो मॉडरेट केसेस है फिर उसमें हम लोग, अब ये कोविड एक वायरल डिसीज है, तो वायरल डिसीज पर भी एंटीबायोटिक्स इसलिए, एंटीबैक्टीरियल इसलिए देना पड़ता है कि उसको लंग्स में जो इन्फेक्शन है कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना बढ़ जाए, तो हम लोग एडमिट करके ये पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स, खून पतला करने के इंजेक्शंस, चेस्ट फिजियोथेरेपी, और साथ में अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है तो इंडिकेटेड डोज में स्टेरॉइड, कई सेंटर्स पे बिना जानकारी के लोग हाई डोजेस स्टेरॉइड्स दिया जाता है, जबकि ये प्रॉपर नहीं है। तो एकदम
हम उसको प्रॉपर डोजेस में स्टेरॉइड देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड काफी हेल्प करता है। रेमडेसिविर वगैरह भी सब इंजेक्शन आ गए। अब यही पेशेंट के ब्लड टेस्ट में अगर हमको कुछ ऐसा महसूस होता है, सडन ऑक्सीजन ड्रॉप होना, एकदम बहुत दम भर जाना, 6 मिनट्स का वॉक टेस्ट नहीं कर सकना, 6 मिनट नहीं चल सक रहा है, या फिर 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन काफी कम हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हाई ऑक्सीजन फ्लो पे या बाहर से एक बाइपैप मशीन होती है जो सांस को सपोर्ट करती है, अंदर लेने वाली सांस भी और बाहर छोड़ने वाली सांस को एक बाय लेवल सपोर्ट करती है ये पेशेंट। ये मशीन लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, और रेमडेसिविर के अलावा उन पेशेंट्स को हम कुछ दूसरे ड्रग्स ऐड करते हैं। अगर सीटी स्कैन में सीवियरिटी बढ़ रही है और एक IL-6 का यानी कि इन्फेक्शन मार्कर साइटोकाइन स्टॉर्म है, तो टोसिलिजुमैब, बेवासिलुजिमैब और इस टाइप के कुछ दूसरे नए ड्रग्स आए हैं, वो ड्रग्स हम दे रहे हैं और जिसके हमको कुछ पेशेंट्स में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। जहां तक हमारे आईसीयू में है योगेश जी, हमने प्लाज्मा अभी तक यूज नहीं किया है, और प्लाज्मा के बारे में भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस काफी डिफरेंट आ रहे हैं। जो मतलब गवर्नमेंट पहले बोल रही है कि प्लाज्मा डोनेट करवाओ, अभी रिसेंटली ICMR और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आए हैं कि प्लाज्मा दिए बगैर भी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, और काफी सारे प्लाज्मा या जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो निगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं और उनका प्लाज्मा और ब्लड वेस्ट जा रहा है। तो उसके बजाय हम लोगों ने एक एडवाइजरी बना के रखी हुई है कि जो लोग प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, अगर कुछ पेशेंट्स में उसकी नीड आती है तो हम ऐसे पेशेंट्स को कांटेक्ट करके बुला के ही प्लाज्मा पेशेंट को देते हैं। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पर सभी ट्रीटमेंट पे जोर होता है। सर, बहुत सारे पेशेंट्स का और बहुत सारे दर्शकों का मानना है कि जो प्लाज्मा देते हैं उससे पेशेंट की कंडीशन और बेहतर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में प्लाज्मा का क्या रोल है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट में? देखिए, प्लाज्मा जो है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट का प्लाज्मा जो होता है, ऐसा समझा जाता है कि वो इन्फेक्शन होने के बाद उसमें 14 से 28 डेज के बाद एक नेचुरल एंटीबॉडीज तैयार आ जाती है। तो ये एंटीबॉडीज ये पेशेंट का, अगर हम एक बीमार या कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिसमें रिकवरी नहीं हो रही है उसको दे, तो उसको नेचुरल एंटीबॉडीज मिल जाएगी। लेकिन अभी बहुत सारे जो दूसरे स्टडीज आए हैं, और इसीलिए परसों भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है उसमें यह बताया गया है कि इसका कोई नहीं दिए हुए पेशेंट की रिकवरी और प्लाज्मा मिले हुए पेशेंट्स की रिकवरी सेम है, जबकि इनफैक्ट आप प्लाज्मा देने के बाद ब्लड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस और जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो बढ़ने के चांसेस है पेशेंट। सर, जो हम लोग रूटीनली देख रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसकी तरह से सोशल मीडिया पे कुछ इन्वेस्टिगेशन भी चल रहे हैं जिन्हें कोविड मार्कर्स बोलते हैं, जो कि CBC, CRP, D-dimer, ferritin, LDH। तो इन सारे मार्कर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? CRP क्या डिनोट कर रहा है, कब CRP बॉडी में रेज हो रहा है, कब D-dimer रेज हो रहा है? सर, इनके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? हाँ, देखिए, जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस होते हैं यानी कि मीडियम सीरियस पेशेंट होते हैं, उसमें हम रूटीनली सिर्फ सीआरपी और D-dimer ये दो ही टेस्ट हम रूटीनली करते हैं, और जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं इसमें डेली किया जाता है बाकी सारे टेस्ट जो आप बताए। लेकिन ये सारे टेस्ट यानी कि CRP, LDH, फेरिटिन, D-dimer वगैरह, ये पेशेंट को हम एक बेसलाइन भी करवाते हैं, उनका प्रेजेंट स्टेटस, एडमिशन लगेगा या नहीं लगेगा या कितना सीरियस है। बेसिकली ये सब जो है कोविड में इन्फेक्शन मार्कर्स है। CRP कोई स्पेसिफिक मार्कर कोविड का ही नहीं है, वो बॉडी के बहुत से दूसरे इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स में भी बढ़ जाता है। LDH और फेरिटिन का भी सेम है। ये बेसिकली इन्फेक्शन मार्कर है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कितना चल रहा है उस चीज का बताने का ये एक जरिया होता है पता करने का। और रही बात D-dimer की, तो D-dimer एक ऐसा टेस्ट है कि जैसे मैंने बताया कि कोविड में खून जाड़ा हो जाता है, बेसिकली थ्रोम्बोएम्बोलिक वैस्कुलाइटिस नाम से ही हम इसको एक दूसरा लेबल दे रहे हैं। तो जो खून जाड़ा हो जाता है कोविड में, वो जाड़ा होना पेशेंट के लिए हानिकारक है, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स या खून की गुठलियां बॉडी में कहीं पर भी जा सकती है, ब्रेन से लेके हार्ट से लेकर और कहीं लंग्स में भी, इसमें उसमें भी। यानी कि मैं आपको एक रिसेंटली मेरी पढ़ी हुई स्टडी बताता हूं सभी दर्शकों को, एक सिंपल लैंग्वेज की स्टडी है जिसमें कि कोविड पेशेंट्स के डेथ जिनकी हुई थी उनका जो पोस्टमार्टम स्टडी हुआ था कुछ पेशेंट्स का, उनमें खून की गुठलियां नॉर्मल पेशेंट से 10 गुना ज्यादा पाई गई थी। तो ये खून की गुठलियां ही मेन प्रॉब्लम करती है, इसलिए D-dimer वगैरह ये सब हम रूटीन चेक करते हैं कि डिसीज प्रोग्रेस कितना हो रहा है, उस हिसाब से खून पतला करने का इंजेक्शन कितना ऐड करना है और क्या करना है।
सर कब तक खून पतला करने का इंजेक्शन या खून पतला करने की गोली हमारे पेशेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद दी जाती है? जब पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, उसका स्टेरॉइड का कोर्स कंप्लीट हो हाँ जाए, क्या उसके बाद भी खून पतला करने की गोली दी जानी चाहिए? हाँ जी हाँ, खून पतला करने की गोली हम जो चालू करते हैं यूजुअली लॉन्ग कोविड नाम से इस बीमारी को अभी लेबल किया गया है। तो जो लंबी स्टडी हुई है, यानी कि कोविड के साइड इफेक्ट्स जो देखे गए हैं, हेडेक, बॉडी एक, फटीग होना या फिर दम लगना, घबराहट होना, तो ये सब इसी चीजों से जुड़ी हुई है। और ये काफी सारे पेशेंट्स में ये साइन सिम्टम्स अभी हमारे फॉलोअप में हमको देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट नांदेड़ में मैंने 2000 पेशेंट्स के अंदाज में सुपरवाइज किया है कोविड ट्रीटमेंट एक साल में। तो ये खून पतला करने का हम पहले एडमिटेड पेशेंट्स को इंजेक्शन देते हैं हिपेरिन का, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन या अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन का, और उसके बाद उसको गोली पे शिफ्ट करते हैं। और उसके बाद में डिस्चार्ज होने के बाद भी महीने से 3 महीने से उसका ब्लड टेस्ट देखते हैं, डी डाइमर और पीटीआईएनआर टेस्ट कितना है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। लेकिन यूजुअली 3 से 6 महीने हम लोग ये ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। सर रिसेंटली नोटिस किया है कि काफी पेशेंट्स जो हैं नेगेटिव आने के बाद उनके जितने भी मार्कर्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, उसके बाद वापस जब अपना रीटेस्ट कराता है या तो फीवर के एपिसोड होते हैं या फिर उनके मार्कर्स वापस रेज हो जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है सर? बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट की क्लिनिकल रिकवरी हुई है, लेकिन ब्लड टेस्ट वाइज और रेडियोलॉजिकल रिकवरी अभी भी नहीं हुई है। ऐसे पेशेंट्स में आप देखेंगे, यानी कि अभी दर्शकों को, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को बताना है, एक सिंपल तरीके से बताता हूं कि अगर हड्डी टूट जाए तो हड्डी जुड़ने के लिए कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। या एक जख्म हो जाती है बॉडी में कहीं तो 14 से 21 दिन वो जख्म भरने को लगती है। लंग्स में न्यूमोनिया होना ये लंग्स के लिए एक जख्म के बराबर है, और वो जख्म भरने के लिए भी काफी समय लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं लो एक्टिविटी इन्फेक्शन की चालू है। इसीलिए ये इन्फेक्शन मार्कर्स यानी कि सीआरपी और बाकी सब चीजें बढ़ के हमको देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट क्लिनिकली रिकवर हो चुका है, लेकिन टेस्ट वाइज अगर हम करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगा, वो दिखेगा हमको। जी सर। सर एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि अगर किसी पेशेंट को सिंगल किडनी है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, मैंने खुद मेरे पिताजी के वक्त ये क्वेश्चन रेस किया था। उनको भी ओल्ड एज, और खुद पिताजी यहाँ के सीनियर फिजिशियन है, खुद भी 75 ईयर्स एज है। और मैंने वैक्सीन उनको देने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि अभी वो एक सेमी रिटायर्ड टाइप घर में ही रहते हैं। तब मुझे भी गाइडलाइंस में से और मेरे कुछ सीनियर ये जो वैक्सीन के इसमें काम करने वाले एक्सपर्टीज लोगों से पता चला कि ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, सिंगल किडनी है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, इन लोगों ने तो पहले वैक्सीन लगवा के लेना चाहिए। और हमारे गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने भी बताया था। और स्पुतनिक वैक्सीन भी जो प्राइवेट में आ रही है अभी डॉक्टर रेड्डीज की, वो खुद मैं यहाँ पे नांदेड़ में उसको, वहां पे हैदराबाद से मेरी चर्चा चालू है, हम नांदेड़ में अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसका कि 28 डेज में 2 डोजेस किए जाते हैं। तो वो फॉक्सी और बाकी सब लोगों ने खास रिकमेंड किया है कि स्पुतनिक का प्राइवेट में लो, क्योंकि उसका सबसे बेस्ट इफिकेसी है। तो हाई रिस्क पेशेंट्स, सिंगल किडनी एकदम हाई रिस्क पेशेंट है, अगर उसको कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा बॉडी में तो वो इमीडिएट बैड हो जाएगा, तो उसने पहले प्रोटेक्शन करके लेना चाहिए। सर काफी दर्शकों का क्वेश्चन है कि हमें कौन सी वैक्सीन चूज करनी है, कोवैक्सीन चूज करनी है, कोविशील्ड चूज करनी है, इस और चीज दोनों में के क्या मुझे डिफरेंस आ रहा है? इस चीज के मुझे लगभग रोज 30 से 35 फोन कॉल्स रहते हैं मेरे पहचान के लोगों के। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ सिंपल तरीके से कि जो अवेलेबल है वो ले लो आप क्योंकि वैक्सीन के अवेलेबिलिटी के ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। करेक्ट सर। हाँ, सर एक हाँ, क्वेश्चन हो लेकिन रहा है। जी सर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की ऑलमोस्ट 60 से 80% के अंदाज में इफिकेसी आ रही है, और स्पुतनिक का 90% के अंदाज में इफिकेसी बताई जाती है। यस सर। जो हम लोग स्टडीज देख रहे हैं उसमें कोविशील्ड की एफिकेसी कोवैक्सीन से थोड़ा ज्यादा बताया है, बट हाँ, वैक्सीन दोनों इफेक्टिव है। बिल्कुल इफेक्टिव है। और जो आपको लोकली अवेलेबल है, तो अगर कोवैक्सीन अवेलेबल है तो आप कोविशील्ड का इंतजार मत करते बैठिए कि वो कब आएगी तो मैं कोविशील्ड ही लूंगा। ऐसा Yes. मेरा सजेशन है सभी भाइयों को कि आप वैसा मत कीजिए, जो अवेलेबल है आपके सिटी में उसके लिए आप प्रेफर कीजिए।
सभी दर्शक जो देख रहे हैं हमें वैक्सीन जरूर लगवाएं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। सर एक क्वेश्चन और रेज हुआ है कि जिन पेशेंट्स को लीवर और किडनी की डिसीज है, क्या वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा सकते हैं? हाँ, लीवर इज और किडनी रेमडेसिविर के इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट? हाँ, लीवर रेमडेसिविर के बाद लीवर एंजाइम्स रेज होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एलोपैथी साइंस, योगेश आप जानते हो, एविडेंस बेस्ड है। तो हम कोई भी चीज के बेनिफिट्स देखते हैं और हर चीज के हमारे पास साइड इफेक्ट्स है, हर गोली के साइड इफेक्ट्स है। एलर्जी रोकने वाली गोली भी खुद एलर्जी करती है कई लोगों में तो अगर रेमडेसिविर के बेनिफिट्स अगर उस पेशेंट में लाइफ सेविंग है तो हम प्रिफर करते हैं, और उसके लीवर टेस्ट, ब्लड टेस्ट पे और किडनी के ब्लड टेस्ट पे हम लोग अपना नजर रखते हैं, डोजेस टाइट्रेट करते हैं। किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो ईजीएफआर नाम का एक उसका ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट होता है। ईजीएफआर अगर मोर देन 30 ml पर आवर होता है तो हम देते हैं। और मेरे खुद के आईसीयू में काफी डायलिसिस वाले पेशेंट्स और लीवर के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स कोरोना की बीमारी से जब एडमिट हुए, हमने उनको डोजेस कम ज्यादा करके टाइट्रेट करके दिया है, खास विशेष ध्यान रख के दिया है, और उनको पॉजिटिव बेनिफिट मिला है। मैं सभी दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब जो है वो रामबाण नहीं है, वो सिर्फ एक बिल्कुल नहीं सपोर्टिव है। ट्रीटमेंट है। रेमडेसिविर का इफेक्ट जो है वो आपकी हॉस्पिटल की स्पीडी रिकवरी के लिए, अर्ली रिकवरी के लिए इफेक्टिव है, बाकी वो कोई रामबाण नहीं है, लाइफ सेविंग और ड्रग नहीं है। रेमडेसिविर भी सेकंड से 9 डेज, यानी कि आपके Yes, sir. सिम्टम्स आने से, बहुत से लोग सिम्टम्स आने के बाद घर पे रहते हैं और 7 दिन बाद अगर टेस्ट को आ रहे हैं तो उसको नहीं गिना जाएगा जिस दिन पॉजिटिव है। सिम्टम्स आने के बाद 2 से 9 दिन के बीच में अगर लगाया जाए तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। करेक्ट सर। सर न्यूट्रिशन वाइज कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप सारे दर्शकों को कि क्या सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन और क्या वाइज मैं, न्यूट्रिशन, हाँ क्या डेफिनेटली मैं खाना एक ही चाहिए? चीज, यस सर। नहीं, भोजन के बारे में तो देखो अभी घर घर में व्हाट्सएप पे इतने पकवान बने हुए आ रहे हैं तो उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज दूसरी बताना चाहता हूँ कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग, हम लोग घर पर ही बैठे हुए हैं, इसलिए विटामिन D3 हम शाकाहारी लोगों में पहले ही कम है और उसके लेवल्स ऑलरेडी कम है, और हम सनलाइट को एक्सपोजर भी कम हो रहा है। तो मेरा सभी को बोलना है कि विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाला कैप्सूल या शैसी एवरी वीक 8 वीक्स के लिए जरूर ले। और कोविड के पेशेंट्स को तो वैसे भी हम देते ही है, पॉजिटिव पेशेंट्स को, क्योंकि वो काफी इम्यूनोमोड्यूलेटर उसके प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर ही रहे हैं विटामिन C के और D3 के, लेकिन सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होने के कारण विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स जरूर ले। सर एक और चीज रिसेंटली नोटिस की है मैंने, अभी एक स्टडी देखी है 3 दिन पहले, जिसमें ये बताया कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं और जो ब्लड ग्रुप A और AB और B पॉजिटिव है, उनमें कोविड के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो इस बात में कितना तथ्य है, कितना सच है ये? और O पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है और वेजिटेरियंस हैं उसमें चांसेस कम हो रहे हैं, बट कितना तथ्य है इसमें? नहीं, ब्लड ग्रुप के बारे में तो ऐसा मेरे रीडिंग में तो आया नहीं है कि ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक कोविड तो मेरे रीडिंग में नहीं आया है, लेकिन डेफिनेटली एक मैं आपको स्टडी बताता हूं जिसमें हैदराबाद के और साउथ इंडिया के काफी सारे पल्मोनोलॉजिस्ट का पैनल का स्टडी है, जिसमें हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स और एफ्लुएंट ग्रुप्स में ये चीजें ज्यादा पाई गई है कोविड, और यानी कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में, और गरीबों में ये कोविड का काफी कम देखने को मिला है। और डेफिनेटली जो नॉनवेज डाइट वगैरह खाने वाले लोग हैं, समाज है उस टाइप के, हाई प्रोटीन डाइट जो खाने वाले लोग हैं, उन लोगों में भी कोविड कम देखने को हमारे नजर में आया है, जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं मेरे पास भी। सर एक और ये चीज पूछना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स में अगर डाइट इन्फ्लुएंस कोविड सिम्टम, मतलब जैसे जो लोग इम्यून डेफिशिएंसी है जिन्हें, जो कि बाकी कोई गहन बीमारी से ग्रसित हैं, तो उसमें हमारे जो दर्शक हैं उनके परिवार में जो भी गहन बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको डाइट में क्या क्या ऐड करना चाहिए जिससे वो इन बीमारियों से, कोविड से उन्हें प्रोटेक्ट कर सके? जो लोग इम्यूनो डिफिशियंसी प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी काफी लो है, जो बीमारी आप बता रहे हैं,
ऐसे लोगों को मेन तो काफी प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है कोविड के माहौल में। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि एक जो मैं SMS बोलता हूं मैं मेरे सभी दोस्तों को, S से सोशल डिस्टेंसिंग, M से मास्क और S से सैनिटाइजर। तो ये चीजें तो फॉलो करो। और क्योंकि हम लोग नॉनवेज पे शिफ्ट तो होने वाले नहीं है और वो ठीक भी नहीं है, तो हाई प्रोटीन डाइट के लिए सीरियल्स, पल्सेस और उसके साथ में पनीर को अच्छे से ऐड करो। पनीर एक ऐसी चीज है कि जो इजीली अवेलेबल भी है, फिलहाल सब चीजों में घर में भी बनाई जा सकती है, और उसको एक सादे तरीके से हम रॉ पनीर भी खा सकते हैं और मिल्क में प्रोटीन पाउडर ऐड करके ले सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहिए। सर, आपकी साइड से और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नहीं, बाकी मेरे पहले के डॉक्टर्स ने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ है पेंडिंग। और बहुत अच्छे आयोजन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अतुल काबरा साहब। आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से, विस्तार से और बहुत सरल शब्दों में महत्वपूर्ण बातों को दर्शकों के सामने रखा है। हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, आभारी हैं। और डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीन को लेकर के जो बहुत कंफ्यूजन थे उसको बहुत सरलता से सुलझा दिया है। और ये बात डॉक्टर प्रमोद जौहर साहब ने भी अपने सेशन में कहा था कि वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, वो वैक्सीन अवश्य लगाएं। निश्चित रूप से ये बहुत सारगर्भित जो है ये वेबिनार रहा है। और इतने समय से आज जो सारे डॉक्टर हमारे साथ लाइव वेबिनार में बने हुए हैं, डॉक्टर अतुल काबरा साहब, जवाहर बिहारी साहब, डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी जी, आयुषी मुंगड़ जी, डॉक्टर सोडानी जी, डॉक्टर अमित बंग जी, प्रमोद जौहर जी, आप सबका मैं संरक्षक टीम की ओर से भी साधुवाद देता हूँ। अजय जी, एक खाली जाने से पहले जो इतने सीरियस और कोविड के कारण जो भय का डिस्कशन चल रहा है, तो एक बात बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे जुड़े हुए सभी लोगों को कि भाई कोविड से डरो मत, क्योंकि कोविड अभी भी दुनिया में नंबर 2 का ही खतरनाक प्रॉब्लम है। नंबर 1 का प्रॉब्लम आपके घर में आपकी पत्नी खुद है, इसलिए टेंशन मत लो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।